हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 की सीआरटी की जो बिहार बोर्ड की इस बुक है। उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा 1885 से लेकर 1947 तक चला था। देखते हैं कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था कैसे प्रारंभ हुआ। कि भारतीयों में जो भारी असंतोष व्याप्त हो गया था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक के शासन करें। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई। इसके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन इनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र हित में थे। इन संगठनों के द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं चित्र में कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वह आंदोलित जन समुदाय है। अब बात करते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे। तो 1851 से 52 के दशक में ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेजी गवर्नमेंट और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, और मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन तथा बम्बई में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार पीआरई 1, 2 और 3 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला वर्ष है 1867। इसमें पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया था। ये सदस्य मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। मध्यम वर्गीय सामान्य लोग यानी कि जो कृषि करने वाले थे और जो छोटे मोटे व्यापारी थे। अगला है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग ही थे। 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन किया गया। अगला बढ़ते हैं पॉइंट। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया था। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग लोग थे। 1885 में इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन, बम्बई रेसिडेंट एसोसिएशन, इस संस्थान के सभी सदस्य जो थे वे मध्यम वर्गीय लोग थे। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के गठन में क्या प्रभाव हुआ। 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय हैं। भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का होना चाहिए। जब तक अंग्रेज यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। इसी तरह अपने अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे इन संगठनों की राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार यह सोच थी कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसे पनपने में कई कारणों ने मिलजुल कर भूमिका निभाई थी। भारत में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार खरीदार के रूप में भारत का उपयोग करना शुरू किया। तो इंग्लैंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि जो भी उनकी औद्योगिक ज़रूरतें थी वो उसके लिए क्या करते, कच्चे माल के लिए निर्यात करते थे और तैयार जो माल हो जाता था उसको बाजार के रूप में क्या करते थे, भारत में उनका उपयोग करना शुरू कर देते थे। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड ने अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए,
जबकि इंग्लैंड में तैयार माल को कच्चे कर में राहत प्रदान की। अंग्रेजों का सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेजों की ही बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपनी सेना के लिए क्या करती थी, बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी धन खर्चा करती थी और उनमें भारतीयों की जो बहाली भर्ती ना करके अंग्रेज अंग्रेज़ों की भर्ती करती थी, ताकि उनका जो पैसा था उन्हीं लोगों के पास रहे। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे। भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा देते थे। यहाँ ये समझते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में कार्य कर रही थी भारत के लिए, तो उनको भी यहाँ से जो सैलरी दी जाती थी वो भारत के पैसे से ही यहाँ पे इनको सैलरी दी जाती थी। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल दर साल आकार पड़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषक अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारतीय विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के जिम्मेवार बताया। उनके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या का एकमात्र समाधान था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप में एकीकृत कर दिया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने में लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी स्थापित की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार, रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। जब अंग्रेज यहाँ थे तो देखा तो उन्होंने यहाँ पे कि भारत में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी यातायात के साधन नहीं है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, संपूर्ण भारत को जो है एक उन्होंने सड़क मार्ग और जो तार है और रेलवे मार्ग की क्या किया, उनको एक सूत्र में बांधा, ताकि जो उनका क्या है यातायात क्या है आसान हो सके। परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वालों को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श करने का मौका दिया जाए। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया, जो पाश्चात्य विचारों को स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों को संपूर्ण भारत में एक दूसरे को अवगत करा सकते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ। सस्ते समाचार पत्र क्या होते हैं, लोगों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे भारतीय लोगों के द्वारा भी समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों की अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा, तो अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से प्रतिबंधक कार्रवाई की। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी पूछा जा चुका है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। इन्होंने क्या किया कि इसको जारी कर दिया, ताकि इस जो भारतीयों का जो समाचार पत्र था, इसका जो है प्रसार रुक जाए। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अंग्रेजों के शोषण विरुद्ध समाचार पत्रों में जनमत बनाने, राष्ट्रीयता के प्रसार में भूमिका अदा की। बात करते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है। कि इसके द्वारा जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी हिंदू, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र थे। एवं भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र ने अंग्रेजों के कुकृत्यों को प्रकाशित तो किया ही, साथ साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। कुछ अंग्रेज विद्वानों जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर आदि ने
शोध एवं उत्खनन के बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहरों को उजागर करने का सफल प्रयास किया। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव की शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियां उपजी हैं। इससे भारतीयों में कुंठाग्रस्त थे, आत्मविश्वास जगा। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना शुरू किया। इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगा, तभी आईसीएस यानी कि जो वर्तमान में आईएएस का जो पद होता है उसकी भर्ती के होने के लिए उसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, ताकि भारतीय शिक्षित युवा परीक्षा में शामिल न हो सके। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ एवं सरकार विरोधी आंदोलन चले। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायालय को भी वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोप न्यायाधीशों को मिले हुए थे। लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि जाति भेद के आधार पर न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया था। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल जारी किया था। इसके माध्यम से जो जिला जज को एक पावर मिलती है और उसके जो अधिकार होते, राइट्स मिलते हैं, वो उसी के समान मिले थे जो यूरोप में न्यायाधीशों को मिले हुए थे, उसी के बराबर उनको दी गई थी। यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया। फलतः वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही संगठित विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है। इस प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता का परिहार बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है TRE 1, 2, 3 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो बम्बई के गोकुलदास कॉलेज के हाल में की गई थी। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, RC दत्त और एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए A.O. ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठन कार्यकर्ता बना लिया। अब बात करते कांग्रेस के शुरुआती दिनों की। तो कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, क्योंकि भारत उनकी नज़र में अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों एवं भाषा भाषियों का समूह था। अंग्रेजी नेता ने इनका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले और तिलक आदि जैसे नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया था। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाएंगे और अध्यक्ष उस क्षेत्र का नहीं होगा जहाँ पे वो अधिवेशन किया जा रहा है। तो जो कांग्रेस नेताओं का मानना था कि जो भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उनको सावधानीपूर्वक क्या किया जाए कि राष्ट्रीय एकता में बनाया जाए। और यह तय किया गया कि जो कांग्रेस के अधिवेशन होंगे वो देश के कई अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में होंगे और जो भी उनका अध्यक्ष बनेगा वो उस क्षेत्र का नहीं होगा जहाँ पे अधिवेशन हो रहा होगा। कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम नहीं होगी। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। कांग्रेस यह भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधि चलाएं।
अब बात करते हैं कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि कौन थे। तो कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल थे। तो एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। आपसे ये पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके, 0, 1, 2, 3 अथवा एक से अधिक, इस तरह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें 2,500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। मथुआ और डमराव गांव डुमराव महाराज ने भी क्या किया, सहयोग प्रदान किया था। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालीग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह, जो कि कुल्लड़िया स्टेट के थे, जिनके नाम पर ही बीएन कॉलेज स्थापित है, वो भी शामिल हुए थे। एवं पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद, जो पेशे से वकील थे, वो भी क्या हुए, इसमें शामिल हुए थे। अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी का मत क्या है कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर वे एकजुट हो सकें। शुरू में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन, लामबंदी आदि चलाना नामुमकिन था। इन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए मध्यम वर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया, जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। दादा भाई नौरोजी का मत क्या है कि हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें। आगे डब्ल्यू सी जी की बनर्जी का भी मत है कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे, दोस्ती का और मजबूत बनाना है। यह डब्ल्यू सी बनर्जी का मत है, उनका मानना था। आगे देखते हैं कि कांग्रेस के जो नेताओं थे, उन लोगों ने यह समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन है। किसी भी दुश्मन के खिलाफ हमारा संघर्ष है। यह सही है कि उस समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का कार्य किया। अब स्वराज की चाहत कैसे प्रारंभ हुई, ये बात करेंगे, देखेंगे इसमें। 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक तौर से अहम असहमत दिखाने लगे। तो जैसे जैसे 19वीं सदी का अंतिम दशक आने लगा, जो कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे, वो ब्रिटिश शासन के विरोध में राजनीतिक जो उनके राजनीतिक तौर तरीके थे, उनसे क्या होते असहमत थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। तो जो विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय तथा बाल गंगाधर तिलक थे, ये क्या थे, गरम दल के नेता थे, जिन्हें हम लाल, बाल और पाल के नाम से भी जानते हैं।
तो जो प्रश्न है, हम और प्रतिभा 6 वर्ष बंद बरकरार जो जो लीक लीक में प्रश्न है, आदेश संकल्प मार्ग पर इन बेनेडिक्ट संपादक काम से
और शामिल होंगे तभी तो इसमें हुआ। आदेश दे जैसे को बयान दर्ज व्यवस्था से रकम बढ़ाने का घटकर से अपील अभियान की
और द्वारा बड़ी संख्या में जलीय और अम्लीय की लीफा को समझ नहीं आता आंदोलन की शुरुआत के रूप में जिसमें आंदोलन किया जैसे आंदोलन आने से किया और स्वराज से संचालित करने के लिए बिहार विद्यालय था पढ़ने आगमन का अच्छा वंश को भी 23 नाम में जज
और दिनचर्या लेकर चलने की आदत दे दी गई।